हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं रैखिक प्रोग्रामन का दूसरा लेक्चर। रैखिक प्रोग्रामन के पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, इसकी जो इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन थी वो बताया था, और ये बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। इसका न्यूनतमीकरण करना है। बहुत सारी डिफिनीसन आपको हमने बताई थी उसमें पहले वाले लेक्चर में, तो जिन्होंने पहले वाला लेक्चर ना देखा वो जा करके देख लीजिए, फिर इस सवाल को गौर से देखिएगा। कहा गया निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत जेड का न्यूनतमीकरण। ये देखो, उद्देश्य फलन है। आपको बताया था कि जिसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है उसको हम लोग उद्देश्य फलन बोलते हैं, इसको जेड से निरूपित करते हैं। ये सब व्यवरोध हैं। व्यवरोध किसको बोलते हैं? असमीकाएँ या समीकरण या जो प्रतिबंध दिए होते थे। पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें बताई थी, क्या चीज़ किसको बोलते हैं, फिर भी इसमें थोड़ा समझिएगा। तो देखिए, चलिए ज़्यादा बात न करते हुए इनको बताते हैं क्वेश्चन को। फिलहाल एक चीज़ और, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में, अब आप सोच रहे हो कि इंटर में या लास्ट में क्या फ़ायदा सब्सक्राइब करने से। नहीं, आपको आने वाले समय में एडवांस मैथ के ट्रिकी वीडियो मिलेंगे जो कंपटीशन के होंगे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और देखिए कमेंट्स करिए। कमेंट्स इस बात के लिए करिए कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा, अगर समझ में आ रहा है तो किस प्रकार से समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें कमेंट्स करके बताइए। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि एडवांस मैथ के जो ट्रिकी वीडियो हैं कंपटीशन लेवल के, वो आपको मिलेंगे, अभी उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करिए। अब देखिए ज़रा गौर से। तो पहले क्या करें, देखिए कैसे लगाएंगे। एक बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन बता रहे पूरा कैसे आपको सॉल्व करना है। जब ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखिएगा। जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ढंग से देखिए। तो पहले आप लिखेंगे असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, असमीकाओं को समीकरण में बदल दिया जाए। गौर से देखिएगा। देखिए, इन दोनों की वजह से जो फिगर है वो फर्स्ट चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, क्योंकि बोला गया, ये देखो, x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा। x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो x का मान 0 कहाँ हुआ, देखो इसमें हुआ x का मान 0, और 0 से बड़ा मतलब प्लस का इधर होगा। y का मान 0 के बराबर इसमें होगा, और y का मान 0 से बड़ा मतलब प्लस का इसमें होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर x का मान 0 के बराबर है तो y अक्ष बन जाएगा। अगर x का मान 0 के बराबर है, x का मान 0 के बराबर है तो ये y अक्ष बन जाएगा। जब x का मान 0 के बराबर है तब ये y अक्ष बन जाएगा। और जब y का मान 0 के बराबर है, जब y का मान 0 के बराबर है, जब y का मान 0 के बराबर है, y की वैल्यू 0 के बराबर है, y की वैल्यू 0 के बराबर है, तब x अक्ष बन जाएगा। और 0 के बराबर, 0 से बड़ा होगा तो प्लस का होगा। x का मान अगर 0 के बराबर है तो इसमें होगा, और बड़ा होगा तो इधर होगा प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि 0 से बड़ा होगा मतलब प्लस का होगा। जब y का मान 0 के बराबर है तो इसमें होगा x अक्ष में, और अगर 0 से बड़ा होगा तो यहाँ होगा प्लस प्रथम चतुर्थांश में। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में इन दोनों की वजह से फिगर बनेगा। थोड़ा सा गौर से देखेंगे। क्लास फर्स्ट ईयर में हमने रैखिक असमीका भी पढ़ाई है। जिनको मान लीजिए डायरेक्टली ये ना समझ में आए तो मेरे ही इस वीडियो में, इसीलिए कहते हैं कि आप ढंग से देखिए, समझिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया, हर वीडियो में बताते हैं कि हमारे जो लेक्चर हैं, वीडियो हैं, ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ये वाकई में आपको सिखाने के लिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन 2018 में पूछा भी गया था। तो अगर मान लीजिए डायरेक्टली आपको ये ना समझ में आए तो फर्स्ट ईयर क्लास का जो रैखिक असमीका, उसके हमने सारे वीडियोज बनाए, बहुत सारे, तो रैखिक असमीका में जा करके देख सकते हैं। फिलहाल देखिए, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो असमीकाओं को समीकरण में बदल लिया जाए। पहले इसको बदला जाए। देखिए, चलिए समीकरण नंबर 1, इसको बदल लिया जाए। अच्छा, इससे बिंदु निकाल लीजिए। कैसे बिंदु निकालेंगे? चित्र बनाने के लिए देखो कैसे बिंदु निकालेंगे, गौर से देखिएगा।
पहले इसको समीकरण में बदल लिया। समीकरण में कैसे बदलते हैं, फर्स्ट ईयर क्लास में आप पढ़ के आए, ना पढ़ा हो तो गौर से देखिएगा। जहाँ पर ये इक्वल या लेस देन लगा है वहाँ बराबर कर देते हैं, जहाँ पर ये छोटा या बड़ा का चिन्ह लगा होता है वहाँ सीधे बराबर कर देते हैं। अब इसका चित्र बनाना है, इसलिए मान निकालने, अभी देखो निकालेंगे। चलो इसको देखो, इसको जब समीकरण में बदलेंगे, इसको जब समीकरण में बदलेंगे तो ये आएगा, इसको समीकरण में बदलेंगे ये आएगा। इससे भी एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स वाई का मान क्यों निकालेंगे, फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा होगा, चित्र बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स वाई का मान क्यों निकालेंगे, चित्र बनाने के लिए। अब देखिए जब इसको बदलेंगे समीकरण में, समीकरण में बदलने के लिए क्या होता है, जहाँ पर ये ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह होता है सीधे वहाँ पर बराबर कर देते हैं। जहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह होता है वहाँ पर सीधे बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह है, जहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन का जहाँ पर चिन्ह है, ग्रेटर देन या लेस देन का जहाँ चिन्ह है वहाँ पर बराबर कर देते हैं। इसको अगर बदलेंगे तो x बराबर 0, इसको बदलेंगे तो y बराबर 0। देखिएगा x बराबर 0 ये किसका समीकरण हुआ, x बराबर 0 हमेशा वाई एच का समीकरण होता है, वाई एच का। और इसको बदलेंगे y बराबर 0, तो y बराबर 0 हमेशा किसका समीकरण होगा, ये x अक्ष का होगा, ये x अक्ष का समीकरण होगा, ये x अक्ष का समीकरण होगा। गौर से देखिएगा ये x अक्ष का हुआ। अब इनका चित्र बनाना है, गौर से देखना है बहुत ढंग से चित्र कैसे बनाएंगे। तो चित्र जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में बनाते थे, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष है, ये देखिए x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y अक्ष है। गौर से देखिए ये मूल बिंदु है। चित्र कैसे बनाएंगे, तो पहले इस रेखा का, ये रेखा है, देखिए अंतर क्या है, ये रेखा है और ये असमिका है, ये अंतर है। गौर से देखना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और ना पढ़ा हो तो मेरे भी यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट ईयर में रैखिक असमिका चैप्टर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। रैखिक असमिका चैप्टर, ये असमिका है और ये समीकरण है, ये असमिका है, ये समीकरण है, ये असमिकाएं हैं दोनों, ये समीकरण है। देखिए जरा, तो पहले इस रेखा का चित्र बनेगा। अब आप सोच रहे होगे चित्र रेखा का क्यों बनेगा, असमिकाओं का बनाना है, तो डायरेक्ट बिल्कुल असमिकाओं का चित्र नहीं बनेगा, पहले रेखा का ही बनेगा और तब असमिका का बनेगा। जा करके पहले रेखा का ही चित्र बनेगा तब असमिका का बनेगा, पहले रेखा का चित्र बनेगा तब असमिका का बनेगा। तो देखिए जरा रेखा का कैसे बनाओगे, कम से कम 2 बिंदु निकाले जाएं। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने इसलिए बताया कि जिसने ना पढ़ा हो तो हमारे चैनल पर आप रैखिक असमिका देखिए। एक बार x का मान 0 कर दो, जब यहाँ पर x की जगह 0 करोगे, ये सब 2y बराबर 8, तो y बराबर 4 आएगा। देखिए जब x का मान 0 कर देंगे, गौर से देखिएगा, जब x की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो 2y बराबर 8, तो y बराबर 4 आएगा। एक बार y का मान 0 कर दो, तो y का मान 0 करेंगे तो x बराबर 8 आएगा, क्योंकि जब यहाँ 0 रख देंगे तो x बराबर 8। देखिए कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि ज़रूरी है कि 0 ही लिया जाए, कुछ दूसरा नहीं ले सकते। आप दूसरा भी ले सकते हो, 0 से थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग दिमाग में क्या ये 2 ही बिंदु लिया जाए, 3 नहीं ले सकते, कम से कम 2 होने चाहिए। 2 से ज़्यादा ले रहे हो तो आपकी मर्जी, 2 से कम नहीं लेंगे, 2 से कम लेंगे तो चित्र ही नहीं बनेगा। तो क्या ये जरूरी है कि एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0 ही लेना? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप x y की कोई दूसरी वैल्यू भी यहाँ ले सकते हैं अपने मन से, यहाँ पर x y की कोई दूसरी वैल्यू भी अपने आप ले सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि 2 ही बिंदु निकाले जाएं, 2 तो होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 2 से ज़्यादा निकाल रहे हो आपकी मर्जी, ठीक। तो इससे जल्दी ऐसे हमने आपको फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट ईयर वाले जो वीडियो हैं उसमें भी ऐसे बताया है और आपने पढ़ा भी होगा, तो देख ले सकते हैं। अब जैसे इसमें भी कम से कम 2 बिंदु निकालो, 2 बिंदुओं से चित्र बढ़िया बनेगा। अब 2 बिंदु निकालने के लिए अगर आपसे कोई पूछे क्या ये ज़रूरी है कि एक बार x का मान 0 करेंगे, एक बार y का मान, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप x y के 0 के अलावा भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, एक्स वाई की 0 के अलावा भी कोई दूसरी वैल्यू ले सकते हैं, 0 के अलावा भी कोई दूसरी वैल्यू ले सकते हैं आप लेना चाहो तो। और ये भी ज़रूरी नहीं कि केवल 2 ही बिंदु निकलेंगे, 2 से ज़्यादा बिंदु भी निकाले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार इसमें x का मान 0 कर दो,
x की जगह 0 रखेंगे तो 2y बराबर 12 तो y बराबर 6। एक बार y की जगह 0 रख दें तो y की जगह 0 रख देंगे, 3x बराबर 12 तो x बराबर 4। और ये तो x बराबर 0 ये वाई एच का समीकरण है। वाई एच देखिए ये फिगर में बना हुआ है, y बराबर 0 x अक्ष का है तो ये x अक्ष फिगर में बना है। अब इस रेखा का पहले चित्र बनाएंगे, पहले इस रेखा का बनाएंगे तब इस असमिका का बनेगा, फिर इस रेखा का चित्र बनाएंगे तब इस असमिका का बनेगा। तो 0 देखो पहला बिंदु हो जाएगा 0,4, 0,4 तो 0,4 इधर कहीं आएगा, मान लो 1 2 3 4 ये आ गया 0,4, ये 0,4 हो गया ऐसे। और 8,0, 8,0 इधर कहीं होगा, को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, ये हो गया 8,0, इसको मिला दीजिए, ये तो रेखा का चित्र बन गया, रेखा का, असमिका का नहीं बना है। देखिए ये जो रेखा ये इसका चित्र बना है, बनाना इसका है, अभी बन जाएगा तो गौर से देखिएगा कैसे बनेगा, थोड़ा सा ढंग से देखना है कैसे बनेगा, देखिएगा। अब पहले इसका बना दें, 0 का इस रेखा का बनाए, जब इस रेखा से इसका बनेगा और इस रेखा से इस असमिका का बनेगा। और ये तो दोनों प्रथम चतुर्थांश के लिए दिखा रहा है कि x का मान 0 तो वो तो बताया वाई एच हो गया, वाई एच बना ही है, y का मान 0 x एच हो गया बना ही है, और 0 से बड़ा y x y का मान तो यहाँ प्रथम चतुर्थांश का चित्र लिया जाएगा। तो गौर से देखिएगा, मेरी बात को ढंग से देखना। अब 0,6 और 4,0, 0,6, 0,6 ये हो गया, और 4,0 इसका आधा हो गया, ये 4,0 इसको मिला दिया जाए ऐसे, ऐसे मिला दिया गया, ये दूसरी रेखा का बन गया। अब ये तो रेखाओं का इनका बना है, इन असमिकाओं का कैसे बनेगा तो थोड़ा गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा। असमिकाओं का जैसे फर्स्ट ईयर में बनाते थे, कैसे फर्स्ट ईयर में बनाते थे, देखिए मूल बिंदु से, देखिए अब असमिकाओं का चित्र कैसे बनाएंगे, मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब 0,0 से, इन दोनों को पहले संतुष्ट करा दिया जाए। मूल बिंदु से x + 2y < 8 तथा इसको 3x + 2y < = 12 को संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये मूल बिंदु से संतुष्ट क्यों कराया जा रहा है, देखिए मूल बिंदु से संतुष्ट क्यों कराया जा रहा है, इनका चित्र बनाने के लिए असमिकाओं का। तो अगर कोई पूछे ये किसका चित्र है तो आप बताओगे ये इस असमिका के संगत ये रेखा और इस असमिका के संगत ये रेखा। लिख सकते हैं असमिकाओं को संगत समीकरण में बदलने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो रेखाओं का बना है, असमिकाओं का बनाएंगे अभी, असमिकाओं का, गौर से देखिएगा। तो मूल बिंदु से जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हमने तो नहीं पढ़ाया, हमने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया, हम बार बार कह रहे, जिसको कम समझ में आ रहा हो तो फर्स्ट ईयर में इसका 4था या 5वां लेक्चर है इसी पर बेस्ड। बिल्कुल आप जा करके देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करेंगे लीनियर इक्वलिटीज रैखिक असमिकाएं तो समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए मूल बिंदु से संतुष्ट करा रहे हैं, अगर मूल बिंदु इनको संतुष्ट कर जाए, ये है मूल बिंदु, ये तो चित्र मूल बिंदु की ओर ही बनेगा। और अगर मूल बिंदु संतुष्ट ना करे तो दूसरी ओर बनेगा, विपरीत ओर बनेगा। अगर मूल बिंदु से इनको संतुष्ट करा दें, कथन सत्य आ जाए, कथन सही आ जाए, मतलब संतुष्ट करने का मतलब हुआ मूल बिंदु से इनको संतुष्ट करा दें। अगर कथन सही आ जाए, सत्य आ जाए तो चित्र मूल बिंदु की ओर बनेगा, और अगर सही ना आए तो मूल बिंदु की ओर नहीं बनेगा। मूल बिंदु से कैसे संतुष्ट कराओगे, देखो मूल बिंदु मतलब क्या हुआ, 0,0, तो पहले इसको संतुष्ट कराओ, मतलब 0,0 मतलब x की जगह 0 रखो, 2, यहाँ y की जगह भी 0, तो ये 0। अब ये कथन सही है, ये कथन सत्य है भैया। क्यों सत्य है, क्योंकि लिखा है 0 8 के बराबर या 8 से कम है, तो इसमें एक बात सही है और एक बात सही है मतलब सही है, दोनों दो बातें हैं।
ये लिखा है 0 8 के बराबर है या फिर 8 से छोटा है। तो देखिए 0 8 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 8 से छोटा है, ये बात सही है। ये लिखा है 0 8 के बराबर या 8 से छोटा है, तो 0 8 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 8 से छोटा है, ये बात बिल्कुल सही है, कथन सत्य है। तो इसमें 8 के बराबर या 8 से छोटा, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, इसलिए कथन सही है। मतलब दो बातें हैं, बराबर और छोटा, तो दोनों बातों में से अगर एक बात सही है तब भी कथन सत्य हुआ। तो 0 8 के बराबर या 8 से छोटा है, तो 0 8 से छोटा है, बात बिल्कुल सही है, कथन सत्य हुआ। अब देखिए जब इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे तो x की जगह 0 रखेंगे, मूल बिंदु मतलब 0, 0, y की जगह भी 0 रखेंगे, तो ये भी पूरा 0, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सत्य है, क्योंकि ये लिखा है 0 12 के बराबर या 12 से छोटा है। तो 0 12 के बराबर तो नहीं, लेकिन 0 12 से छोटा है, तो दोनों का चित्र मूल बिंदु की। जब ये कथन सही आएगा, क्योंकि मूल बिंदु से अगर संतुष्ट कराने पर कथन सही आएगा, सत्य आएगा, तो चित्र मूल बिंदु की ओर बनेगा। चित्र कहाँ की ओर बनेगा? मूल बिंदु की ओर बनेगा, मूल बिंदु की ओर। और अगर कथन असत्य आएगा तो चित्र मूल बिंदु की दूसरी ओर बनेगा। मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर अगर बात सही आ रही तो चित्र मूल बिंदु की ओर बनेगा, अगर बात गलत आ रही तो मूल बिंदु की दूसरी ओर बनेगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर बनेगा। तो बिल्कुल बात सही आ रही तो दोनों को देखो, एक रफली फिगर देखिए यहाँ पर, रफली फिगर थोड़ा सा ये रफली बना रहे, फिर वहाँ बनाएंगे। एक रेखा ये है दूसरी वाली, और पहले वाली नहीं, ये पहले वाली हो गई, और दूसरी वाली ऐसे है। अब देखो ये मूल बिंदु है, तो इसका ये जो पहले वाली है, पहले वाली मतलब ये जो रेखा है, ये रेखा, इसके लिए असमिका का कथन कैसा आया? सत्य। तो इसके लिए ये फर्स्ट वाली थी, ये सेकंड वाली थी, मतलब ये पहली वाली असमिका के संगत रेखा है, ये दूसरी वाली असमिका के संगत रेखा है। तो ये रेखा का चित्र बना है, अब असमिका का बना रहे, देखिए। तो ये कथन सही आ गया। अगर मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर कथन सत्य आ जाए, मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर अगर कथन सत्य आ जाए तो चित्र हमेशा मूल बिंदु की ओर बनेगा, मूल बिंदु की ओर बनेगा, मूल बिंदु की ओर बनेगा। और अगर असत्य आ जाए तो मूल बिंदु के दूसरी ओर बनेगा। तो कथन सही है, पहली वाली के लिए कथन सही है, तो इसका चित्र ऐसे मूल बिंदु की ओर बनाएंगे, ऐसे मूल बिंदु की ओर बनाएंगे। ये रफली बना रहे भी, मूल बिंदु की ओर। अब देखिए दूसरी वाली को जब संतुष्ट कराया गया उसके लिए भी कथन सही, तो दूसरी वाली का चित्र भी मूल बिंदु की ओर बनेगा, ऐसे दूसरी वाली का भी ऐसे मूल बिंदु की ओर बनेगा। अब दोनों में कॉमन एरिया ढूंढेंगे, दोनों में जो उभयनिष्ठ, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सभी विवरोधों को जो उभयनिष्ठ भाग होता है, उभयनिष्ठ भाग, उभयनिष्ठ क्षेत्र, उसी को बोलते थे सुसंगत क्षेत्र। उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होता है वो सुसंगत क्षेत्र होता है। लेकिन प्रथम चतुर्थांश में लेंगे, क्योंकि ये लिखा है x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब x भी प्लस का और y भी प्लस का, x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू 0 से बड़ी। आपका तो 0 के बराबर, तो बराबर होने पर y अक्ष x अक्ष बनेंगे, लेकिन x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब प्रथम चतुर्थांश, x y दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब दोनों प्लस के होंगे, दोनों प्लस के किस चतुर्थांश में होंगे? प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए ये दोनों का उभयनिष्ठ भाग, ये इतना, ये दोनों का उभयनिष्ठ भाग है, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र है, ये इतना है। देखिए दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, तो ये वाला पार्ट दोनों, क्योंकि इसका भी इधर ही की ओर फिगर बन रहा है, इसका भी इधर की ओर बन रहा है, इसका देखो इधर की ओर बन रहा है, इसका भी इधर की ओर बन रहा है, दोनों में ये कॉमन है, ये फिगर में बनाएंगे, ये कॉमन एरिया है। तो इसको बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र। ये जो हम बना रहे हैं ना रेखांकित भाग, इसी को बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र की आप पिछले लेक्चर से जा करके परिभाषा देख सकते हो कि सभी व्यवरोधों का उभयनिष्ठ क्षेत्र, सभी व्यवरोधों का उभयनिष्ठ क्षेत्र, ये है देखिए उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र, सभी व्यवरोधों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है, चारों का उभयनिष्ठ, दो का तो यही है, इन दोनों का तो है ही है, और इन दोनों का भी है, क्योंकि ये दोनों प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये उभयनिष्ठ क्षेत्र है, इसको बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र, इसी को बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र। अब देखिए
अब सुसंगत क्षेत्र हो गया, थोड़ा गौर से देखिएगा। अब आपको बताया गया था कि सुसंगत क्षेत्र में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं उनको कोणीय बिंदु बोलते हैं। देखिए, एक बिंदु ये शामिल है 0,0, एक ये शामिल है, एक ये और एक ये भी शामिल है, तो ये वाला बिंदु निकालना पड़ेगा। सुसंगत क्षेत्र क्या होता था? सभी असमिकाओं या सभी व्यवरोधों का उभयनिष्ठ क्षेत्र। तो ये उभयनिष्ठ क्षेत्र हुआ। अभी सवाल लगा नहीं, चल रहा है, बहुत ढंग से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये है उभयनिष्ठ क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र इसको बोलेंगे, सुसंगत क्षेत्र। अब देखिए, और सुसंगत क्षेत्र में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं उनको शीर्ष बिंदु या कोणीय बिंदु बोलते हैं। सुसंगत क्षेत्र में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं उनको शीर्ष बिंदु या कोणीय बिंदु बोलते हैं। देखिए, ये बिंदु निकालना पड़ेगा, ये बिंदु, ये पता है 0,0, ये 4,0, ये 0,4। ये दोनों बिंदु नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सुसंगत क्षेत्र में शामिल नहीं है। सुसंगत क्षेत्र तो ये जो रेखांकित किया गया यही है। सुसंगत क्षेत्र मतलब सभी व्यवरोधों का या सभी असमिकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र। उभयनिष्ठ जो क्षेत्र है ये सुसंगत क्षेत्र है, और ये परिबद्ध क्षेत्र है। परिबद्ध का मतलब चारों तरफ से घिरा है, सभी ओर से घिरा है, सभी ओरों से घिरा हुआ है, सभी ओर से, चारों ओर से, सभी ओर से घिरा हुआ है। आप पीछे लेक्चर में देख सकते हो, परिबद्ध क्षेत्र बताया था आपको। परिबद्ध एक अपरिबद्ध, परिबद्ध की हिंदी बाउंडेड, अपरिबद्ध की होती है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड होती है। तो सुसंगत क्षेत्र में जो बिंदु शामिल हैं 1, 2, 3 और ये चौथा, ये कोणीय बिंदु या शीर्ष बिंदु, ये चौथा बिंदु नहीं पता है, तो ये बिंदु हमें निकालना पड़ेगा। ये वाला बिंदु हमें निकालना पड़ेगा। आपको तो ये बिंदु कैसे निकालेंगे? तो ये बिंदु निकालने मतलब हो गया इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं या मिलती हैं। अब कटान बिंदु नहीं बोलते, मतलब दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, मतलब दो रेखाओं का जो कटान बिंदु है उसी को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो ये पहले ये बिंदु निकाले बिना आंसर नहीं आएगा, मतलब सही आ भी जाएगा लेकिन सही नहीं माना जाएगा ये बिंदु, क्योंकि ये चारों कोणीय बिंदु हैं। क्योंकि आपको बताया गया था सुसंगत क्षेत्र में जो बिंदु शामिल होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कोणीय बिंदु। तो 1, 2, 3, 4 ये दोनों बिंदु कोणीय बिंदु नहीं है, क्योंकि ये सुसंगत क्षेत्र में नहीं है, रेखांकित भाग में नहीं है। तो 1, 2, 3 पता है, चौथा निकालना पड़ेगा, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब इन दोनों को हल करके x, y का मान देखिएगा थोड़ा सा। ये समीकरण नंबर 1 और ये 3x + 2y = 12, इनका प्रतिच्छेद बिंदु, इनको घटा दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -2x = -4, तो x बराबर कितना आएगा 2, और x का मान ये 2 आ गया, ये 2 यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से ये है 1, x + 2y = 8, यहाँ पर 2 रखिए तो 2 + 2y = 8, तो 2y = 2 दर जाके घटेगा 6, तो y = 3, तो बिंदु कितना आ गया 2,3, मतलब दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ये आ गया 2,3। तो इसका क्या नाम हुआ? सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र नाम हुआ। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, फिर भी हमने कहा था कि एक बार और समझाएंगे। ये सुसंगत क्षेत्र है, ये सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र है। और सुसंगत क्षेत्र में जो बिंदु शामिल हैं वही कोणीय बिंदु या शीर्ष बिंदु है। तो कितने बिंदु शामिल हैं? 1, 2, 3, 4, ये देखिए निकालना पड़ा। तो अब ये क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर लिखते हैं कोणीय बिंदु, ऐसे लिखेंगे कोणीय बिंदु, और लिखेंगे z बराबर या z के संगत मान, z के संगत मान। अब देखिएगा कोणीय बिंदु और z के संगत मान, तो कोणीय बिंदु एक ये है 0,0, एक ये है 4,0। देखिए ये परिबद्ध क्षेत्र है, और हमने आपको लिखवाया था कि परिबद्ध क्षेत्र में दोनों मान मिलेंगे, अधिकतम भी मिलेगा, न्यूनतम भी मिलेगा, लेकिन आपसे केवल न्यूनतम ही पूछा गया, लेकिन मिलेंगे दोनों परिबद्ध क्षेत्र में।
परिबद्ध मतलब सभी ओर से घिरा हुआ है। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, एक अपरिबद्ध बताया था, अनबाउंडेड। तो हमने कहा था परिबद्ध क्षेत्र में अधिकतम न्यूनतम मान हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, उनका अस्तित्व हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। और देखिए तो ये कोणीय बिंदु, एक ये कोणीय बिंदु, एक ये 2,3 और एक है 0,4। जेड के संगत मान देखो, जेड है क्या, जेड है -3x + 4y। जेड के संगत मान का मतलब ये जैसे 0 0 है, जेड में रख दीजिए। जेड में रखने का मतलब x की जगह 0 रखिए और y की जगह 0, तो 0 ही आएगा। 4,0, x की जगह 4 रखिए, x की जगह यहाँ 4 रख दीजिए और y की जगह 0। x की जगह 4 रखेंगे तो -12, y की जगह तो 0 है, -12। 2,3, x की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो आएगा -6 और y की जगह 3 रखेंगे तो 12 आएगा, तो 6 बचेगा। 0,4, 0,4 का मतलब हो गया x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 4 रखेंगे तो 16, तो ये 16 आएगा। अब देखिए इसमें न्यूनतम मान पूछा गया है, तो ये है न्यूनतम, ये है न्यूनतम मान किस पर है, x बराबर 4 और y बराबर 0 पर। अब आपको बता दें, हमने आपको बताया था ये जो न्यूनतम मान है इसको इष्टतम मान बोलेंगे। इसी को परिभाषा के हिसाब से इसी को बोलेंगे इष्टतम मान। और किस बिंदु पर है, 4,0 पर, तो इसको बोलेंगे इष्टतम हल। ये परिभाषाएं सब पिछले लेक्चर में लिखाया था, तब हमने कहा था कि जब क्वेश्चन बताएंगे तब और ढंग से समझा देंगे। तो ये जो -12 है न्यूनतम मान, देखिए अधिकतम मान ये 16 है, अधिकतम मान, लेकिन निकालना नहीं है। लेकिन हमने क्या होता था कि ये परिबद्ध क्षेत्र है, इसमें दोनों मान निकल आएंगे, अधिकतम भी निकलेगा न्यूनतम भी, लेकिन जो पूछा जाए उसकी बात करिए। तो पूछा कौन सा गया, न्यूनतम। देखिए तो न्यूनतम मान कितना है, -12, इसी को बोलेंगे इष्टतम मान। आपको लिखवाया था हमने कि जेड का जो अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है उसको इष्टतम मान कहते हैं। तो ये इष्टतम मान है और जिस बिंदु पर मिलता है उसको इष्टतम हल कहते हैं। तो इष्टतम हल 4,0, इष्टतम मान -12, ये बताया था। अब आपको बताया था कि सुसंगत हल क्या होते हैं। यहाँ पर इसके अंदर जितने भी बिंदु आएंगे, जितने भी बिंदु इस ग्राफ के अंदर, इस मतलब ये जो रेखांकित भाग है या छायांकित भाग के अंदर जितने भी बिंदु होंगे वो सब सुसंगत हल होंगे। इस भाग को सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी इसके अंदर बहुत सारे बिंदु होंगे, इसके अंदर बहुत सारे बिंदु होंगे, उन बिंदुओं को बोलते हैं सुसंगत हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुसंगत हल। और इसको क्या बोलेंगे, इष्टतम हल। ये है इष्टतम हल और इसके अंदर के जितने बिंदु हैं, अभी आप सोच रहे होंगे उसको सुसंगत क्षेत्र बोलेंगे। सुसंगत क्षेत्र तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, जो उभयनिष्ठ क्षेत्र बना हुआ है, सुसंगत क्षेत्र है। और यहाँ पर जितने बिंदु मिलेंगे ये होगा, ये समझना, इसके अंदर जितने बिंदु होंगे वो सुसंगत हल होंगे, सुसंगत हल। तो न्यूनतमीकरण करना था तो आंसर में लिख देंगे -12। आंसर में क्या लिख देंगे, -12। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और समझाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी बुक का है, ये भी एनसीईआरटी का। देखिए कुछ हम जैसे बता रहे, अभी तो आज शुरुआत हुई क्वेश्चन की, पिछले लेक्चर में तो केवल डिफिनीशंस परिभाषाएं बताई थी। तो अभी जो टफ क्वेश्चन होंगे वो भी बताएंगे। लेकिन आप लोगों के पास जो भी बुक हो, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो प्रयास करिए लगाने का, और देखिए आंसर आएगा भी जब प्रयास करेंगे। अभी तो एक क्वेश्चन हुआ है, दूसरा होने जा रहा है। आप लोग अपनी बुक से भी प्रयास करिए। अभी हम इसके जो ज़्यादा, अभी 2 समीक्षाएँ लेकर चल रहे हैं, 2 से ज़्यादा समीक्षाओं वाले जो होंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे, भले वो एनसीईआरटी में हो या ना हो, वो सब बताएंगे। लेकिन आप लोग अपने आप भी लगाने का थोड़ा सा प्रयास करिए। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर, सॉलिड नंबर बिल्कुल मिलेंगे इसमें। इसमें न्यूनतमीकरण करना है, शॉर्टकट में लिख दिया है। देखिए तो पहले लिखेंगे असमीकाओं के संगत समीकरण लिखने पर ऐसे, असमीकाओं के संगत समीकरण लेने पर, असमीकाओं के संगत समीकरण जैसे भी बताया था। तो इसके संगत समीकरण क्या है, देखिए x + 3y = 3, इसके संगत आएगा x + y = 2। इनको असमीकाएं बोलेंगे, इनको समीकरण बोलेंगे। अंतर सिर्फ इतना है
कि इनमें ग्रेटर देन आर इक्वल है, छोटा या बड़ा होता है, इनमें सीधे बराबर हो जाता है। ग्रेटर देन आर इक्वल लगने पर वो असमिकाएं होती हैं और बराबर होने पर सीधे क्या बन जाता है, समीकरण ही बन जाता है, सीधे समीकरण बन जाता है। इसके देखो इसमें दो हैं, x कामा y है, मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर, यही तो इसको बताया था कि x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अगर x बराबर 0 तो YH, y बराबर 0 तो XH, और x का मान 0, इसमें दो चीज़ें ना, इसमें दो चीज़ें, और x का मान 0 से बड़ा मतलब प्लस का, और इसमें भी दो चीज़ें हैं, y का मान 0 से बड़ा मतलब प्लस का। तो x y जब प्लस का, जब x का मान 0 रहेगा तो y h ही बनेगा, जब y का मान 0 रहेगा तो x h बनेगा, लेकिन x y का मान प्लस का रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, पहले वाले चतुर्थांश में बनेगा। चलिए देखिएगा जरा, प्रथम चतुर्थांश में ही बनेगा, गौर से देखिएगा। तो इससे क्या आएगा, एक बार आएगा x बराबर 0 और एक बार आएगा y बराबर 0, ये आएगा x बराबर 0 और y बराबर 0, ये आएगा। अब देखिएगा जरा गौर से, इनसे पहले बिंदु निकालेंगे चित्र बनाने के लिए। एक मान x का कम से कम 2 तो होने चाहिए। अगर कोई पूछे क्या 2 से कम नहीं, तो 2 से कम नहीं होंगे। अगर कोई बोल दे 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा में ठीक है, 2 से ज़्यादा आप बिंदु निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 बिंदु तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, x का मान एक बार 0 कर लें, एक बार y का मान, अगर कोई कहे कि क्या जरूरी हर बार 0 कर लें, कोई दूसरा मान ले लें, तो आप ले सकते हैं। इससे 0 से थोड़ा कैलकुलेशन सरल हो जाता है और कोई बात नहीं है। तो एक बार जैसे x का मान 0 ले लें, तो जब x की जगह 0 रखेंगे, तो x की जगह 0 रख देंगे तो 3y बराबर 3, तो y बराबर 1 आएगा, y ये आएगा 3y बराबर 3, तो 3 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। और जब y का मान 0 ले लेंगे, y की जगह 0 रख देंगे तो x बराबर 3 ही आएगा। जब y की जगह 0 लिख देंगे, y का मान यहाँ पर 0 ही ले लेंगे तो x बराबर 3 आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें x का मान 0 ले लेंगे तो y बराबर 2 आएगा, और y का मान अगर 0 ले लेंगे, y का मान 0 ले लेंगे तब भी x बराबर 2 आएगा। x का मान 0 लेंगे तो y बराबर 2 आएगा, y का मान 0 लेंगे तो x बराबर भी 2 आएगा। इसका चित्र बनाते हैं, इसका तो ये रेखाओं का चित्र होगा। गौर से देखिएगा जरा, ढंग से देखना है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखिए पहले इसका चित्र बनाते हैं, इस रेखा का बनाते हैं, इस रेखा का, इसका 0,1 और 3,0, 0,1 ये है, मान लो 0,1 और 3,0, देखो 0,1 ये है और 3,0 इधर कहीं होगा, ये है 3,0। ये पहली वाली असमिका के संगत रेखा हो गई। ये पहली वाली असमिका, ये पहली वाली असमिका नहीं हुई, पहली वाली असमिका के संगत रेखा हुई है। ये पहली वाली असमिका के संगत रेखा हो गई। पहली वाली असमिका के संगत, ये पहली वाली असमिका के संगत रेखा, असमिका का चित्र नहीं है, इस रेखा का चित्र है। तो असमिका का कैसे बनेगा, जैसे भी पहले वीडियो में बताया था, अरे सॉरी करें, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब 0,2 और 2,0, 0,2 ये है 0,2 और 2,0 ये 2,0। ये दूसरी वाली असमिका के संगत रेखा। अब इनका चित्र कैसे बनेगा, तो जैसे अभी बताया था, देखिए कैसे बताया था कि मूल बिंदु
मूल बिंदु मतलब 0, 0 से इनको संतुष्ट करा दिया जाए, इनको संतुष्ट करा दें। अभी बता रहे थे कि संतुष्ट कराएंगे, अगर संतुष्ट कराने पर कथन सही आएगा, सत्य आएगा। संतुष्ट कराने पर अगर कथन सत्य आता है तो चित्र मूल बिंदु की ओर बनेगा, और अगर कथन असत्य आता है तो मूल बिंदु से विपरीत ओर बनेगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर बनेगा। तो देखिए जरा, तो मूल बिंदु से पहले इसको संतुष्ट करा दें, x + 3y तथा ये जो है x + y को संतुष्ट कराने पर इसको संतुष्ट करा दिया जाए। देखिए कैसे संतुष्ट कराएंगे, ढंग से देखिएगा थोड़ा सा कैसे संतुष्ट कराएंगे। x की जगह 0 रखेंगे, इसमें y की जगह 0, तो आएगा 0 पूरा। अब इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, दो बातें हैं दोनों। देखिए पिछले में क्या था, दो बातों में से एक बात सही थी, इसमें दोनों बातें गलत हैं। क्या देखिए, इसमें लिखा है 0 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, दोनों बातें गलत हैं। क्यों? क्योंकि 0 ना तो 3 के बराबर है और ना ही 0 3 से बड़ा है। 0 ना तो 3 के बराबर है, लिखा है 0 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, दोनों बातें गलत हो रही। 0 ना तो 3 के बराबर है और ना ही 0 3 से बड़ा है। तो पूरा देखो, अगर दो बातों में से कोई एक बात सही होती तब भी यहाँ सत्य लिखा होता। कौन कौन सी दो बातें यहाँ लिखी? 0 3 के बराबर तो गलत, और 0 3 से बड़ा वो भी गलत। ना तो 0 3 के बराबर है, ना 0 3 से बड़ा है, तो दोनों बातें गलत हैं। अब इसको देखिए संतुष्ट कराइए, x की जगह 0 और इसमें भी y की जगह 0, तो ये आएगा, ये भी असत्य है क्योंकि इसकी भी दोनों बातें गलत हैं। कौन कौन सी दोनों बातें गलत हैं? लिखा है 0 2 के बराबर, 0 2 के बराबर नहीं, 0 2 से बड़ा नहीं। ना तो 0 2 के बराबर है और ना ही 0 2 से बड़ा है, तो इसकी भी दोनों बातें गलत हैं। 0 2 के बराबर भी नहीं है और जो 0 है वो 2 से बड़ा भी नहीं है। तो अब देखिए इनका फिगर, इसका कथन असत्य है तो मूल बिंदु की ओर नहीं बनेगा, मूल बिंदु की विपरीत ओर बनेगा। इसके लिए भी असत्य है, इसके लिए भी असत्य है, तो इसका भी मूल बिंदु की ओर नहीं बनेगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर बनेगा। थोड़ा सा रफली बना लेते हैं। देखिए ऐसे, जैसे एक ये है और एक ये है, ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली है, ये मूल बिंदु है। देखिएगा तो इसका मूल बिंदु की ओर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पहली वाली असमिका को, ये तो असमिका के संगत रेखा है, ये दूसरी असमिका के संगत रेखा है। अब असमिका का चित्र बनेगा, ये तो रेखाओं का बना है, अब असमिका का बनेगा। तो देखिए पहली वाली के लिए कथन असत्य है। अगर जब कथन सत्य होता है, मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर जब कथन सही होता है, सत्य होता है, तो चित्र मूल बिंदु की ओर बनता है। लेकिन गलत है तो मूल बिंदु के बाहर की ओर, विपरीत ओर बनेगा। ऐसे मूल बिंदु के ऐसे विपरीत ओर बनेगा। ये देखिए, ये मूल बिंदु के विपरीत ओर बनेगा। दूसरी वाली में भी असत्य है तो दूसरी वाली कभी मूल बिंदु की ओर नहीं बनेगा, मूल बिंदु के बाहर की ओर बनेगा। ऐसे ये दूसरी वाली का भी देखिए ऐसे मूल बिंदु की बाहर की ओर बनेगा, ये मूल बिंदु के बाहर की ओर बनेगा ऐसे। अब आपको देखना है कि दोनों में कॉमन एरिया कितना है, दोनों में कॉमन भाग उभयनिष्ठ। देखिए तो ये वाला भाग उभयनिष्ठ नहीं है, ये वाला भाग भी उभयनिष्ठ नहीं है, ये वाला भाग भी, ये वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला भाग उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ ये दोनों में कॉमन नहीं है, ये केवल पहली असमिका में है। और ये भी देखिए ये वाला ये दूसरी असमिका में है, और ये इतना जो भाग है ये वाला भाग, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ये वाला क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये केवल पहली असमिका में है, पहली असमिका का है, और ये केवल दूसरी असमिका को, ये वाला दोनों का है। देखिए दोनों का उभयनिष्ठ भाग कौन सा बनेगा? ये दोनों का उभयनिष्ठ भाग है, ये चीज, ये दोनों का उभयनिष्ठ भाग है। उभयनिष्ठ का मतलब ये वो भाग है जो दोनों में कॉमन है, ये वो भाग है जो दोनों में कॉमन है।
ये वो भाग है जो दोनों में कॉमन है, ये दोनों का कॉमन एरिया है, ये दोनों का कॉमन भाग है, ये वाला दोनों का कॉमन भाग है। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये वाला क्यों नहीं बनेगा, तो आप बताओगे ये केवल पहली असमिका में है, दोनों में कॉमन नहीं है। अगर कह दिया जाए ये वाला क्यों नहीं बनेगा, तो आप बताओगे ये वाला केवल दूसरी असमिका के लिए है, दोनों में कॉमन नहीं है। तो अब देखिए ये परिबद्ध क्षेत्र नहीं है, ये अपरिबद्ध क्षेत्र है जो सभी ओर से घिरा होता है। आपको पहले लेक्चर में परिभाषा भी लिखवाई थी परिबद्ध और अपरिबद्ध की, परिबद्ध और अपरिबद्ध। तो ये जो सभी ओर से घिरा होता है वो परिबद्ध होता है, ये अपरिबद्ध है। ये इधर से तो देखो घिरा है लेकिन इधर से घिरा नहीं है, इधर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो ये नीचे की तरफ से तो घिरा है लेकिन ऊपर की तरफ से घिरा हुआ नहीं है, तो ये अपरिबद्ध क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध क्षेत्र। ये इधर से तो देखो बाउंड है, इधर से नीचे नहीं आ सकता लेकिन ऊपर कहीं भी जा सकता है, तो अपरिबद्ध क्षेत्र है। और लेकिन ये सुसंगत हुआ, ये सुसंगत हुआ, ये सुसंगत है, सुसंगत क्षेत्र है। और यहाँ पर जितने भी बिंदु पड़ेंगे, इसमें जितने भी बिंदु पड़ेंगे वो सुसंगत हल होंगे। अपरिबद्ध इसलिए क्योंकि इधर से घिरा हुआ नहीं है, इधर से तो घिरा, इधर से इसका बॉर्डर है, इसका बॉर्डर ये घेरा हुआ है, लेकिन इधर से कोई बॉर्डर नहीं है, घिरा हुआ नहीं, तो अपरिबद्ध है। और ये सुसंगत क्षेत्र है, ये जो रेखांकित भाग से या छायांकित भाग से दर्शाया गया है ये सुसंगत क्षेत्र है। और इसके अंदर जितने भी बिंदु पड़ेंगे, यहाँ बहुत सारे बिंदु पड़ेंगे, वो सब सुसंगत हल होंगे। अब देखिए सुसंगत क्षेत्र में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं वो कोणीय बिंदु होते हैं। तो सुसंगत क्षेत्र में कितने बिंदु शामिल हैं? एक ये शामिल है, एक ये शामिल है और एक ये शामिल है। तो ये कोणीय बिंदु या शीर्ष बिंदु हैं, ये कोणीय बिंदु हैं। सुसंगत क्षेत्र में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं, सुसंगत क्षेत्र में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं वो बिंदु क्या कहलाते हैं? कोणीय बिंदु। तो देखिए कोणीय बिंदु हैं इसमें, तो कोणीय बिंदु कितने हुए? 1, 2 और ये तीसरा, ये पता नहीं है। ये पता है 3,0, ये 0,2, ये वाला पता नहीं, तो ये पता लगाना पड़ेगा, ये वाला बिंदु निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों रेखाओं का, पहली वाली रेखा और दूसरी वाली रेखा, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा, पहली और दूसरी का। देखो कैसे, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब दोनों को हल करके x y का मान, ये देखिए x + y = 2, दोनों को हल करके x y का मान निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब तक ये बिंदु नहीं, शीर्ष जितने भी कोणीय बिंदु हैं सुसंगत क्षेत्र, अब जैसे एक बिंदु ये भी है, एक ये है 0,0, एक ये, तो ये कोणीय बिंदु नहीं है क्योंकि ये सुसंगत क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्योंकि ये सुसंगत क्षेत्र में शामिल नहीं है तो ये वाले बिंदु कोणीय बिंदु नहीं है। 1, 2, 3 ये कोणीय बिंदु हैं क्योंकि सुसंगत क्षेत्र में शामिल है। तो ये वाला हमें पता नहीं है तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे? पहली वाली रेखा और दूसरी वाली रेखा जहाँ पर काटती है ये वही बिंदु है, मतलब पहली वाली रेखा और दूसरी रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2y = 1, तो y = 1/2। ये मान y का मान समीकरण 1 में रख दो। देखिए समीकरण 1 से यहाँ पर x + 3 y की जगह 1/2 = 3, तो 3/2 = 3, तो हो जाएगा 3 - 3/2, तो x बराबर आएगा 3/2, तो हो जाएगा 3/2, 1/2। ये बिंदु निकल आया। देखिए एक बार देख लें बोर्ड में, मतलब आ रहा है, ऐसे तो नहीं कट रहा हो, आ रहा है। अब देखिए तो ये हो गया, ये वाला बिंदु निकल आया, ये वाला 3/2, 1/2, ये बिंदु निकला। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा कोणीय बिंदु, और यहाँ लिखेंगे z के संगत मान। तो कोणीय बिंदु कौन हुआ? एक 0,2, एक ये 3/2, 1/2 और एक ये हुआ 3,0, 3,0। अब देखिए z के संगत मान कैसे निकालेंगे। z कितना है?
अरे देखो जेड ये है 3x + 5y, तो इसमें x की जगह 0 रख देंगे और y की जगह 2, तो 10 आएगा। अब ये जब देखो x की जगह यहाँ 3/2 रखोगे, x की जगह यहाँ पर 3, ये आ रहा है कि नहीं एक बार देख लें वीडियो में, ये देखना बहुत ज़रूरी, पता लगे समझा दें कट रहा हो, नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ x की जगह कितना रख देंगे, x की जगह यहाँ 3/2 रखेंगे, ये 3/2 x की जगह, तो हो जाएगा 9/2 प्लस यहाँ 1/2 y की जगह रखेंगे तो 5/2, तो हो जाएगा 14/2, 7 आएगा, ये 7 आएगा 7। अब एक बार x की जगह 3 और y की जगह 0, तो यहाँ 3 रखोगे, 3 त्रिका 9 + 0 9 आएगा। अब देखिए ये न्यूनतम है, न्यूनतम ही पूछा गया ना, तो न्यूनतम कितना हुआ 7, न्यूनतम इसका कितना हुआ 7 हुआ जा करके न्यूनतम। तो देखिए तो ये जो ये मान है इसी को बोलेंगे इष्टतम मान, और ये जिस बिंदु पर है, क्योंकि न्यूनतम ही पूछा गया, इसमें अधिकतम नहीं निकलेगा, अधिकतम पता नहीं कहाँ तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा, अधिकतम नहीं निकलेगा, अधिकतम नहीं निकलेगा, अधिकतम नहीं निकलेगा। तो ये इष्टतम मान है और ये इष्टतम हल है, जिस बिंदु पर निकला ये इष्टतम हल है और ये इष्टतम मान है। तो आंसर में लिख देंगे जेड का न्यूनतम मान 7। तो ये देखिए अब इसका फिगर बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको लगा हो कि नहीं हमने आपको समझाने का बिल्कुल बेशक 100% प्रयास किया, तो आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, फिर शेयर करिए, फिर कमेंट्स करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी थोड़ा टफ इसी टॉपिक पर, इससे भी थोड़ा सा जो कठिन क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे इसी टॉपिक पर रैखिक प्रोग्रामन कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।